बच्चों, क्या हालचाल बेटा सभी लोगों का? कैसे हैं सभी लोग? सभी लोग अच्छे होंगे बेटा, और सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपके बोर्ड एग्जाम का समय बहुत ही नज़दीक आ रहा है, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम का टाइम भी नियरेस्ट है। इसलिए सभी लोग अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें और रिवीजन करते रहें, ठीक है। इसकी पिछली वाली क्लास में कुछ आपको वॉइस का इशू आ रहा होगा, ठीक है, थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो सभी को क्लियर वॉइस शायद ना आई हो, थोड़ा मैनेज कर लेना। अब वो प्रॉब्लम दूर हो गई है, आपको क्लियर वॉइस आएगी, ठीक है। और सभी लोग जरा कमेंट किया करो, और आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो, क्लास को शेयर भी किया करो। तो बच्चों, इसी सीरीज में आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स। अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा उस पर आधारित ये कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो या तो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, या तो इनके आने की संभावना भी आगे बहुत ज़्यादा है। तो सभी लोग इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लें और इसके नोट्स बनाएं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4×10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल 5×10⁴ न्यूटन पर कूलाम के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। डाइपोल पर लगने वाले बलाघूर्ण का परिमाण ज्ञात करो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 4×10⁻⁹ कूलाम मीटर is lying along the direction of a uniform electric field of magnitude 5×10⁴ न्यूटन पर कूलाम। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ठीक है, तो हम लोग को बच्चों क्या क्या वैल्यू दी गई है, अगर हम लोग इसके सोल्यूशन को सॉल्व करें तो हमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले तो डाइपोल मोमेंट दिया है P 4×10⁻⁹ और उसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कूलाम मीटर। और जो वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है कैपिटल E, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 5×10⁴ न्यूटन पर कूलाम। और जो डाइपोल है वो कितने एंगल पे रखा है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर रखा गया है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। फिगर में देखो आपको दिखा है थीटा इज इक्वल टू 30। विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर, यहाँ 30 डिग्री में लिख देता हूँ, डायग्राम में तो लिखा ही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइंग एट एन एंगल 30 डिग्री। चलो, तो क्या होगा डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क? डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क होता है बच्चों टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पी साइन थीटा। ठीक है, अब आप इस फार्मूले में वैल्यू को रख दो। P की वैल्यू क्या है 4×10⁻⁹, E की वैल्यू क्या है 5×10⁴, और थीटा की वैल्यू आपको क्या दी है 30, तो ये हो गया साइन 30, है ना। इसको आपने मल्टीप्लाई किया 20×10⁻⁹ प्लस 4 माइनस का 5, और साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2। 2 से आपने इसको कैंसिल कर लिया, आंसर आया 10×10⁻⁵। और टॉर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर। अगर आप एक जीरो और कम करोगे तो 1×10⁻⁴ न्यूटन मीटर। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया सभी को? क्या लगाया फार्मूला? फार्मूला बेटा हम लोगों ने लगाया टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा क्या है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट विद इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन लगाना, अपने आप ट्राई करो, किया करो वीडियो को पॉज करके, फिर अगर लगे कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप आगे सोल्यूशन देखो और तब आंसर को कमेंट करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ें। एक निश्चित दूरी पर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F है, इससे आधी दूरी पर हाफ डिस्टेंस, मेन बात पे ध्यान दिया करो, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा। दो इलेक्ट्रॉन हैं, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड एट ए सर्टेन डिस्टेंस इज F न्यूटन। एक इलेक्ट्रॉन, सोल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं हल, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बच्चों ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। सपोज दैट इनके बीच का सेपरेशन है R, और इनके बीच में कितना फोर्स लगता है F। तो बोलो कूलाम के नियम से, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस आधार पे अगर हम लोग देखें तो F का फार्मूला क्या बनेगा 1/4π
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर। इतनी बात समझ में आई। आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच, एक प्रोटॉन बेटा ये हुआ और दूसरा प्रोटॉन ये हुआ, ये बात सभी को समझ में आ गई। एक प्रोटॉन ये हुआ और दूसरा प्रोटॉन ये हुआ। तो यहां पर ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है आधी दूरी, तो ये कर दोगे r/2। क्या कर दोगे, r/2। अब यहां पर अगर नया फोर्स हम लोग निकालें तो एफ डैश क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है वही प्रोटॉन का, बस अंतर बेटा इस बात का होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। आप यहां पर Q1 Q2 भी लिख सकते थे, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें आ रहा हो तो हम लोग यहां पर Q1 Q2 भी लिख सकते थे, Q1 Q2 भी लिख सकते थे, है ना। तो चूंकि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है बेटा वही प्रोटॉन का होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो यहां पर हम लोग Q1 Q2 भी लिख सकते हैं अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर भी क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन, यहां पर भी लिख दें Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चलो ठीक है, यहां पर भी लिख दिया Q1 Q2 अपॉन r/2 का होल ऑफ स्क्वायर। जब इन दोनों को हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमको रिजल्ट मिला एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू r/2 का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। Q1 Q2 से Q1 Q2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आएगा r स्क्वायर बाई 4, और यहां पर क्या चल रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया 1/4। इसका मतलब नया जो फोर्स आएगा वो एफ डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4f। तो अगर दो प्रोटॉन एक दूसरे से r/2 दूरी पर रखे जाएं तो इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो पहले से कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स देन अर्लियर, यानी पहले से 4 गुना होगा। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, तैयार कर लेना, क्वेश्चन अच्छा है, कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए भी अच्छा है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 डिग्री के एंगल पर रखा है और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करो। ठीक है, ध्यान से वैल्यू को पढ़ा करो। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, थीटा की वैल्यू दी है 30, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 10⁵5 न्यूटन पर कूलाम, और इतने न्यूटन मीटर का इस पर बलाघूर्ण कार्य करता है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का मूवमेंट कितना है आपसे ही पूछा है। तो बताइए इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या दिया है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है, E इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 30 डिग्री, और जो बल आघूर्ण है टाउ वो बच्चों क्या दिया है 6 × 10⁻⁻24, और यहां पर वैल्यू क्या है, मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर। आपसे पूछा है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, याद करिए फार्मूला होता है, अभी हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, टाउ इज इक्वल टू टी साइन थीटा। यहां से बच्चों हमको P की वैल्यू को निकाल लेना है, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा टाउ अपॉन E साइन थीटा। अब अगर आप टाउ की वैल्यू को रखो तो 6 × 10⁻⁻24 माइनस का 24 अपॉन E की वैल्यू क्या है 10⁵, और उसके बाद में साइन थीटा तो साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये आया 6 × 10⁻⁻24 अपॉन 10⁵, और साइन 30 हुआ 1/2। 2 को आप ऊपर भेज दो तो ये आ गया 12 × 10⁻⁻24, और प्लस 5 ऊपर गया तो -5, इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बच्चों क्या आ गया 12 × 10⁻⁻29। और डाइपोल जो मूवमेंट होता है P, इसकी यूनिट आप लोगों ने क्या पढ़ी है, कूलाम मीटर। क्या होती है, कूलाम मीटर। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक, जल्दी बताओ भाई, क्या यहाँ तक क्वेश्चन सभी को क्लियर है। 12 × 10⁻⁻19 को 1.2 × 10⁻⁻28 भी आप लिख सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अल्फा पार्टिकल है जिस पर 1.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर लगने वाला फोर्स बताओ। एन अल्फा पार्टिकल इज लोकेटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सभी लोग जानते हो अल्फा पार्टिकल या किसी भी आवेश पर लगने वाला बल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स होता है उसका फार्मूला होता है बच्चों F इज इक्वल टू QE। ठीक है, पहली क्लास में मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया भी है।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको तैयार कर लो। जिन बच्चों का ना पढ़ा हो वो इसकी पिछली क्लासेस यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, ठीक है, स्टार फिजिक्स क्लासेस के चैनल पर आप लोग जाके इनको तैयार कर सकते हो। चलिए, अब हम लोगों के पास में जो चार्ज है वो अल्फा है, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज इलेक्ट्रॉन का डबल होता है। इलेक्ट्रॉन के डबल होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये आएगा बच्चों 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये चार्ज होता है अल्फा कण का, याद कर लो, अल्फा कण का जो आवेश होता है, चार्ज ऑफ अल्फा, वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? क्यों बेटा, क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या दिया है, कैपिटल ई, और कैपिटल ई की वैल्यू आपको क्या दी है, 1.5 इंटू 10⁴, और यूनिट क्या दी है बोलो, न्यूटन पर कूलाम। आपसे क्या पूछा है, फोर्स ऑन अल्फा, तो F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू अल्फा कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या दिया है, 1.5 10⁴। इसको आप सॉल्व कर लें, ये दोनों पॉइंट आप हटा दें तो पावर बढ़ जाएगी, तो 32 गुणे 15, 32 इंटू 15 10⁻⁻19 प्लस 4, 15 4 19, ठीक है, तो 10⁻⁻15। ये पावर तो सॉल्व कर लेते हो ना, ये -19, ये प्लस का 4, -19 प्लस 4 -15, 15 2 30, मल्टीप्लाई कर लो, 0 कैरी लगा 3, हासिल लगा 3, 15 3 45, 46 47 48, 48 480 गुणे 10 की घात माइनस का 15, और अगर आप 0 हटाओगे तो 48 गुणे 10 की घात माइनस का 14, और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 48 इंटू 10⁻⁻14, या फिर 4.8 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। न्यूमेरिकल सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस क्वेश्चन में लर्न करने वाली क्या बात थी, अल्फा पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, ठीक है। तो यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, एक आवेशित कण में 4000 इलेक्ट्रॉन अधिकता में है, बाहुल्य माने एक्सेस, जिनका नंबर ज्यादा हो वो एक्सेस। तो चालक में यानी कंडक्टर में कुल चार्ज और उसका नेचर बताएं। ये चार्ज कंडक्टर हैज 4000 इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस, इसको एक्सेस बोलो तो ज्यादा सही रहेगा, एक्सेस। एक्सप्लेन द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द कंडक्टर एंड इट्स नेचर। बहुत आसान है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, एन। तो एन बराबर कितना हुआ, 4000। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। आपसे क्या पूछा है, कंडक्टर में टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज का फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू क्या रखोगे, 4000, और ई की वैल्यू क्या रखोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कितना हुआ, 64। यहाँ पॉइंट लगा दो, 16 का 1.6 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻⁻19 और प्लस का 3, ये पॉइंट हटा दोगे तो माइनस का 20, तो 64 गुणे 10 की घात माइनस 20 प्लस 3 17 माइनस का, तो 64 इंटू 10⁻⁻17। यहाँ तक समझ में आ गया? या इसी को आप लोग लिख सकते हैं, चार्ज Q इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁻16, और यूनिट क्या होगी बच्चों, कूलाम। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? इतना चार्ज इस कंडक्टर पे होगा, ठीक है, इतना चार्ज बेटा इस कंडक्टर पे होगा, 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 16 कूलाम। अब क्वेश्चन कह रहा है उसका नेचर बताओ, लिखा हुआ है ना, इट्स नेचर आल्सो, आवेश की प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज। अच्छा एक चीज बताओ, चार्ज का अगर नेचर निकालना है तो हमको क्या ध्यान रखना है, हमको ध्यान रखना है कि चालक पर या कंडक्टर पर इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी है कि कमी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है। तो 4000 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भरे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा। और अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं तो उसमें चार्ज का जो नेचर होता है वो हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इतना चार्ज होगा तो कंडक्टर पे, लेकिन ये चार्ज कैसा होगा, निगेटिव, यानी ऋणात्मक आवेश। कौन सा आवेश होगा बोलो, ऋणात्मक आवेश। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? कंडक्टर का जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, और होगा कितना, 6.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, तैयार कर लेना। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये फार्मूला जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वांटाइजेशन का होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
वैद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति, वैद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? सभी को समझ में तो आ रहे हैं ना? न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं। आपको न्यूमेरिकल कैसे लग रहे हैं, आपको प्रॉब्लम कैसी लग रही, कमेंट करके आप जरूर बताएं। एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है। इस कंडक्टर पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या दिखता है? सेम क्वेश्चन कर लोगे अपने आप। कितना कूलाम का चार्ज है? Q इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम का चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या दिखता है? हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? Q इज इक्वल टू एन, और n को बच्चों बोला जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E को क्या बोला जाता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम लोगों को n निकालना है यहां से, तो n इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन E। Q की वैल्यू क्या है? 2.4 इंटू 10⁻⁻18, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये पॉइंट से पॉइंट हट गया। ठीक है, 24/16 इंटू 10⁻⁻18, तो ये है, और -19 ऊपर गया तो +19, एक जीरो और बढ़ गया, ये आ गया बच्चों 240/16, 240/16, और 240/16 कितना होता है? बोलो 15। ये आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? बोलो कितना चार्ज है? इलेक्ट्रॉनों की कमी या दिखता है, तो उसने क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज है ना? अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर किसी भी कंडक्टर पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी, डिफिशियंसी ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन्स। सभी को समझ में आ गया आंसर? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलो 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, डिफिशियंसी ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों ABCD में से प्रत्येक पर चार्ज Q है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा है, पढ़ो ध्यान से। ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों ABCD में से प्रत्येक पर Q चार्ज रखा है। बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ 4 कॉर्नर ABCD ऑफ ए स्क्वायर विद साइड A। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट D। ये डायग्राम सब लोग देख रहे हो ध्यान से। फिगर D पर जो आवेश है उस पर नेट बल ज्ञात करना है। ठीक है, D पर जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स निकालना है। अच्छा एक चीज ये बताओ, सभी लोग यहां समझो अलग से। जैसे ये स्क्वायर है, एक चार्ज यहां रखा है Q, एक चार्ज यहां रखा है बेटा Q, एक चार्ज यहां रखा है Q, और एक चार्ज यहां रखा है Q। इसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल ए, ईच साइड इज स्मॉल ए स्क्वायर की। तो बताओ ये डायमेंशन कितनी हुई? विकर्ण डायगोनल A√4। इतनी बात सबको समझ में आई? अच्छा, अब इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। इसको अलग कलर से हम दिखा देते हैं। आपको इस वाले चार्ज पर बच्चों नेट फोर्स निकालना है। इस वाले चार्ज, ये जो मैंने ब्लू कलर से कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, इस पर कौन कौन से चार्ज फोर्स लगाएंगे जरा ध्यान से समझो। ये जो C पे रखा हुआ चार्ज है, जो B पे रखा हुआ चार्ज है, और जो A पर रखा हुआ चार्ज है, ये चार्ज D वाले चार्ज पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अच्छा C पे रखा हुआ चार्ज है +Q, और यहां D पे भी रखा हुआ चार्ज है बेटा +Q। ठीक, तो ये वाला चार्ज इस पर लगाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, दैट इज F1। ये बात समझ में आई? इसी प्रकार इस A पर रखा हुआ चार्ज Q D पर रखे हुए चार्ज पर भी एक फोर्स लगाएगा जो कि रिपल्सन है, और वो होगा F2। और B पे रखा हुआ चार्ज D पर रखे हुए चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा जो है F3। ये बात सभी को समझ में आई? कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का रूल ये कहता है, अगर लाइक चार्जेस है, सजातीय आवेश, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सन। क्लियर? अच्छा, अब पहले इस वाले चार्ज से इस वाले चार्ज पे फोर्स निकालो। F1 इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। कूलाम का नियम तो सभी लोग लगा लेते हो ना। ये वाला डी पे जो चार्ज है वो क्यू है और सी पे भी चार्ज क्यू है, तो Q1 Q2 में Q इंटू क्यू रखोगे और बीच का सेपरेशन क्या है ए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर रखोगे और इसको हम लोग एक कांस्टेंट कह देते हैं बेटा के। तो बताओ फार्मूला आया F1 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये बात सभी को समझ में आई? बोलो क्लियर है? ध्यान से समझना। अब ए पर जो चार्ज है वो डी वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा F2 और ये भी फोर्स क्या होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत हो तो? है ना भाई, ए पर जो चार्ज है वो भी क्यू है, डी पे जो चार्ज है वो भी क्यू है, बीच का सेपरेशन है ए, तो यही तो फोर्स लगेगा। अब बी वाला चार्ज डी वाले चार्ज पे फोर्स लगा रहा है बेटा F3, तो F3 इज इक्वल टू होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन, और इन दोनों के बीच की दूरी देखो क्या है ध्यान से, a√2 का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो F3 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। क्या ये तीनों फोर्सेस सभी को समझ में आ गए? F1 F2 F3 निकालना समझ में आया? बिंदु डी पर जो चार्ज रखा है पॉइंट डी पर, उस पर फोर्स लगेंगे F1 F2 और F3। अब ध्यान से अगर देखो अपने फिगर में, तो F1 और F2 90 पे हैं। F1 और F2 आपस में बेटा कैसे हैं? परपेंडिकुलर। ये F1 है, फिगर में देखते जाओ, और ये F2, और दोनों के परिमाण बराबर हैं, बोथ आर इन सेम मैग्नीट्यूड। देखो F1 भी F है, F2 भी F है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इनका नेट चार्ज इधर जाएगा, नेट फोर्स इधर ही तो आएगा F डैश। F1 F2 का रिजल्टेंट, F1 और F2 का रिजल्टेंट यानी परिणामी बल, वो F डैश है। तो F डैश इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। आप इसी को लिखोगे F डैश बराबर अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों F√2, है ना। और F है क्या? ये देखो, ये F1 भी F है और F2 भी F है। यहाँ देखो मैंने लिखा है ना, F1 F2 के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों F के इक्वल होंगे, और F इज इक्वल टू है क्या? के तो हमने हटा ही दिया था, तो हमने इसको के तो लिखा नहीं है, तो हम के क्यों लिखेंगे बेटा? हम इसको लिखेंगे ठीक, हम लोग इसको लिखेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां तक ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये F1 F2 की वैल्यू है, इसको यहां रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, रख दें F की वैल्यू के √2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये F डैश आ गया F1 और F2 का रिजल्टेंट, ये F1 ये F2, इन दोनों का परिणामी F डैश आ गया। अब इस वाले फिगर में देखो, ये F1 ये F2, इनका रिजल्टेंट F डैश बेटा इधर आ गया। अब ध्यान से देखो, F डैश और F3 सेम डायरेक्शन में हो गए, तो F डैश एंड F3 आर इन सेम डायरेक्शन, ये एक ही दिशा में है दोनों फोर्स, इसलिए इन दोनों को ऐड करोगे, सो नेट फोर्स बिंदु डी पर जो नेट फोर्स निकलेगा वो क्या लिखोगे? F इज इक्वल टू, इसको Fn बोल देते हैं, ठीक, नेट, वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, F डैश प्लस F3। अब बोलो F डैश कितना है? F डैश है k√2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और F3 बच्चों कितना आया है? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। इस पूरे से क्या कॉमन है? इस पूरे से बच्चों k अपॉन ए स्क्वायर कॉमन है, तो ब्रैकेट में बताओ क्या आ गया? ब्रैकेट में आ गया मेरे बच्चों √2, और क्यू स्क्वायर भी तो कॉमन है, क्यू स्क्वायर, तो √2 प्लस 1/2। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? वैसे तो आंसर यहीं तक हम लोगों का सही है, लेकिन आप और अगर अच्छा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो नेट फोर्स F डैश इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2 प्लस 1/2। ये आया है हमारे पास में।
आप इसकी वैल्यू भी रख सकते हो के की, और के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर √2 प्लस 1/2। ठीक है, इतना नेट फोर्स इस चार्ज पर लगेगा जो डी पर रखा हुआ है। यहां पर जो डी पे चार्ज रखा है इस पे लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा बच्चों, टोटल फोर्स आपके सामने है, दिस इज योर आंसर। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इसका। इसको अच्छी ढंग से सभी लोग तैयार कर लो ताकि अगर एग्जाम में ये पूछा जाए तो आपसे ये क्वेश्चन बेटा बन जाओ। क्लियर हो गया? यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक सभी को पूरी बात क्लियर है? किसी कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन पूरी बात समझ में आ गई? अगर एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे सिमिलर चार्ज रखे हों, एक जैसे चार्ज रखे हों, और किसी एक चार्ज पे अगर नेट फोर्स आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, तो आप फार्मूले को क्या लगाओगे? फार्मूला आपके सामने है। पहले आप तीनों चार्जेस के द्वारा फोर्स को निकाल लोगे। ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस वाले प्लस क्यू पे F1 फोर्स लगाएगा, ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस वाले प्लस क्यू चार्ज पे F2 फोर्स लगाएगा, और ये वाला क्यू चार्ज इस वाले क्यू चार्ज पर F3 फोर्स लगाएगा। अब आप पहले क्या करोगे? F1 F2 F3 के फार्मूले लिख लोगे कूलाम के नियम से, कूलाम्स लॉ से, और बाद में आप ये बता दोगे F1 और F2 परिमाण में बराबर हैं, बोथ आर इन सेम मैग्नीट्यूड, है ना, और परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट इनके बीच से जाएगा F डैश, ये देखो निकाल के इस डायग्राम में हम लोगों ने समझा हुआ है यहाँ पे ये लॉजिक। और जब ये रिजल्टेंट आ जाएगा तो ये F3 की डायरेक्शन में होगा, तो उसको ऐड कर दोगे तो आपका नेट आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर इनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1 और एक Q2। जब ये r डिस्टेंस पर एयर पे रखे गए हैं तो इनके बीच 80 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो F इज इक्वल टू हो गया 80 न्यूटन। अच्छा ये फोर्स है कब? एयर में, तो यहां एयर लिखोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है अगर इनके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें और इतनी ही दूरी पर चार्जेस को रखें तो फोर्स 8 न्यूटन हो गया। When 2 point charges are kept at a certain distance in air, a force of 80 Newton act. If these charges are kept at same distance in dielectric medium, then value of this force become 8 Newton. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें, डाइलेक्ट्रिक माने परावैद्युत, और उतनी ही दूरी पे रख दें तो इनके बीच जो फोर्स हो जाता है F मीडियम वो हो जाता है कितने न्यूटन? 8 न्यूटन। सवाल को ध्यान से पढ़ लिया सभी लोगों ने? जब तक एयर थी चार्जेस के बीच में तो कितना फोर्स था? 80 न्यूटन। मीडियम रखने पे कितना हो गया? 8 न्यूटन। तो कह रहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला कूलाम्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है यानी परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो K इज इक्वल टू होता है F एयर अपॉन F मीडियम। जिसने ना पढ़ा हो लर्न कर लो भैया, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एयर अपॉन F मीडियम, वायु में आवेशों के बीच बल बटे माध्यम में आवेशों के बीच बल। तो बताओ एयर में कितना फोर्स है? 80 न्यूटन, और मीडियम में कितना है? 8 न्यूटन। इसलिए क्वेश्चन का बेटा करेक्ट आंसर क्या आ गया? 10 न्यूटन। सॉरी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपसे पूछा है ना, इसलिए क्वेश्चन का केवल आंसर क्या आएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 10। क्या ये आंसर सभी को चमका? अगर दो चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दोगे तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो कम हो जाता है, उसी का ये एप्लीकेशन है। और प्रॉब्लम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे ढंग से रिवीजन कर लेना और तैयार भी कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो चार्ज प्लस 4e और प्लस e ए दूरी पर हैं। तीसरे पॉइंट चार्ज Q को दोनों चार्जेस के बीच कहां पर रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो, संतुलन में हो, और किस दशा में ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा और किस दशा में ये इक्विलिब्रियम
अनस्टेबल होगा। क्वेश्चन ही हमसे कह रहा है, ध्यान से आप लोग पढ़ें, 2 पॉइंट चार्ज हैं +4e और +e। यहां पर चार्ज है बच्चों प्लस का 4e और यहां पर चार्ज है बच्चों प्लस का e, r दूरी पर है। क्वेश्चन ये कह रहा है इनको मिलाने वाली दूरी पर, रेखा पर तीसरा चार्ज कहां रखें। हम लोगों ने लेट कर लिया तीसरा चार्ज तुम यहां रख देते हो q, और ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है r माइनस एक्स। थोड़ा सा डायग्राम बहुत छोटा बन गया ना, फिर से बना देते हैं। ये लो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले यहां पर है प्लस का 4e, कलर बदल दिए, यहां पर ये है प्लस का 4e और यहां पर है ये प्लस का e। क्यों बनानी है, अभी बनाया नहीं क्या, वही फार्मूला वाला बना रहे, चलो मुझे क्वेश्चन ये कह रहा है ध्यान से समझना बेटा, ये चार्ज है प्लस का 4e और ये चार्ज है प्लस का e, ठीक, दोनों एक दूसरे से a दूरी पर रखे हैं। अगर हम लोग ये लेट कर लें कि जो तीसरा चार्ज है हमारे पास, तीसरा वाला चार्ज, उसको हम लोगों ने q लेट किया और वो 4e से बच्चों, इसको r लेट कर लो r, वो यहां से x दूरी पर है, तो ये दूरी क्या हुई r माइनस एक्स, ठीक है। अब ये बताओ, कह रहा है कि चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, चार्ज बैलेंस हो। अच्छा, ये वाला चार्ज प्लस क्यू बैलेंस कब होगा बताओ, जब 4e प्लस के ऊपर एक फोर्स लगाएगा रिपल्सन, तो ये F1 हो गया, और प्लस e इस पर एक फोर्स लगाएगा F2, तो ये इधर हो गया। कोई भी चार्ज बैलेंस कब होता है जल्दी से बताओ, कोई भी चार्ज बेटा बैलेंस कब होता है ये बताओ। ये वाला जो चार्ज Q है ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, ये कब बैलेंस होगा। ये चार्ज तब बैलेंस होगा जब इस पर लगने वाले दोनों फोर्स F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में हो और इनको मैग्नीट्यूड में इक्वल कर दो, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो पहले F1 निकालो, F1 फोर्स किसने लगाया, प्लस 4e ने Q पे, ठीक है, फोर्स ऑन Q ड्यू टू प्लस 4e, प्लस 4e के द्वारा Q पे लगने वाला फोर्स F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कूलाम्स लॉ से सबको क्लियर हुआ। ये प्लस 4e ने Q पे जो फोर्स लगाया है, ये प्लस Q हमने माना है, तो वो F1 है और F1 का फार्मूला ये आ गया। अब प्लस E ने जो इस प्लस Q पे फोर्स लगाया है, तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू प्लस E चार्ज, तो इसको लिखोगे F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा E इंटू क्यू अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक सभी को समझ में आ गया कूलम्ब लॉ अप्लाई करना। अब क्या करोगे, दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, हमको करना पड़ेगा इन इक्विलिब्रियम, यानी साम्यता में F1 और F2 को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहां पर ये तो कट जाएगा टर्म, EQ से EQ भी कट जाएगा बेटा, तो केवल आएगा 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, यहां पर आ गया 2/x, यहां पर आ गया 1/r माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो,
तो 2r माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 2r। तो यहां से हम लोगों को x की वैल्यू पता चल गई 2r/3। दिस इज द आंसर। क्या हमको पता चल गया कि ये वाला जो चार्ज q है वो 4e से कितनी दूरी पे रखा होगा, x दूरी पर, और वो x की वैल्यू क्या है 2r/3। तब ये चार्ज किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। बताओ ये बात सबको समझ में आएगी? क्या यहां तक ये बात सभी को क्लियर हो गई है? यहां तक ये बात सभी को समझ में आ गई कि अगर कोई भी चार्ज हमको इक्विलिब्रियम में बेटा लाना है तो उस पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं F1 और F2 ये हमेशा क्या होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्वेश्चन ये कह रहा था +4e और +e, r दूरी पर हम लोगों ने लेट कर लिया अपनी तरफ से, r डिस्टेंस पर हैं, और +q वाले चार्ज को पहले वाले चार्ज से x दूरी पर रखने पर वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, यानी संतुलन में आ जाता है। क्लियर? क्या यहां तक की पूरी बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा, यानी कब ये स्थायी होगा कभी अस्थायी होगा। एक बात को सभी लोग समझो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसको हम लोग कहते हैं स्थायी संतुलन, ये होता कब है? ठीक है, जैसे मान लो यहां पर चार्ज रखा है प्लस का 4e और यहां पर चार्ज रखा है प्लस का e, और यहां पर हम लोगों ने चार्ज रख दिया प्लस का q। अब ये बताओ यहां पर +4e ने प्लस q पे फोर्स लगाया F1 और +e ने इस पे फोर्स लगाया बेटा F2, और अभी आपने कैलकुलेशन में ये दूरी निकाली है, ये आई है 2r/3। अगर ये 2r/3 तो ये दूरी कितनी है बताओ? अगर ये डिस्टेंस है 2r/3 तो ये डिस्टेंस कितनी है? पूरी डिस्टेंस कितनी थी, r। अब ये 2r/3 तो ये r माइनस 2r/3 यानी r/3। अब आप ये बताओ F1 फोर्स ज्यादा है कि F2? कौन सा फोर्स बेटा ज्यादा है, F1 ज्यादा है कि F2? जो फोर्स होता है, देखो जिसको नहीं आता समझो, वो प्रोपोर्शनल 1/r² होता है ना। बोलो, +q की दूरी जिस चार्ज से कम होगी उस पे फोर्स ज्यादा। बताओ 2r/3 कम है कि r/3? ये 2r/3, ये r/3, दोनों में देखो जो अंश है न्यूमरेटर वो ये छोटा है ना। बोलो ये छोटा है, यानी ये वैल्यू जो है तुम्हारे पास में r/3 और ये 2r/3, अंश जो होता है न्यूमरेटर वो जितना बड़ा होगा फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होगा, यानी r/3 हमारे पास में कम है, और r/3 डिस्टेंस है किससे, +e से, यानी ये वाला चार्ज इस पे जो फोर्स लगा रहा है ये लेस देन है। अर्थात F1 F2 से क्या है, ज्यादा। दैट मीन्स F1 F2 से ज्यादा। इस वाले चार्ज ने इस पे ज्यादा फोर्स लगाया है, इस वाले चार्ज ने इस पे इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगाया है। F2 कम है। अच्छा, जब F2 कम है F1 ज्यादा, तो चार्ज किधर चला जाएगा? बोलो, कि जो बीच में हमने चार्ज रखा है Q, इस पे एक फोर्स लग रहा है F1 और एक फोर्स क्या लग रहा है F2, और ज्यादा कौन सा है बोलो, F1। तो ये चार्ज इधर भाग जाएगा ना। F1 का जो फोर्स है वो चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, और जब ये चार्ज अपनी जगह आगे की ओर खिंच जाएगा तो ये अपनी वास्तविक स्थिति से हट जाएगा, अपनी ओरिजिनल स्टेट से हट जाएगा, इधर चला जाएगा। जैसे ही +q चार्ज को इधर रखोगे तो वो दाईं ओर भाग जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, बोलो, ये हुआ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होगा बोलो, अनस्टेबल। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये चार्ज स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? क्वेश्चन का आंसर ये चार्ज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? अनस्टेबल कैसे पता किया, अनस्टेबल पता करने का तरीका क्या, ये बात तुमको समझ में आ गई? मेथड हमने तुमको इसका क्या बताया कि चार्ज अनस्टेबल कब होगा। चार्ज अनस्टेबल के कब होगा?
जो नहीं हो रहा उसको लेके बैठे काम तुम्हारा, क्या दिक्कत आ रही, बैठे रहो करना पड़ेगा, ये बता क्या है उसको, क्या करेगा अभी हुआ तो जाना होना बंद हो गया, क्यों ये इसमें डालेंगे क्या वीडियो वाला बस पूरा टाइम समझा रहा है, क्वेश्चन नहीं आने तैयार क्या दिक्कत है, पूरा टाइम बैठे यार लेट आओ काम करो, 50 मिनट 1 घंटा बाद वीडियो वाला स्लाइड तैयार हो गई। तो यहां तक बच्चों ये बात सभी को समझ में आ गई कि कब चार्ज स्टेबल होगा और कब चार्ज अनस्टेबल होगा। देखो एक बात ध्यान से रख समझो, व्हेन चार्ज प्लस क्यू मूव्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन देन it is in unstable equilibrium। ठीक, अगर चार्ज Q अपनी वास्तविक स्थिति से हट जाता है तो ये अस्थाई संतुलन में होगा। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, अस्थाई संतुलन। ये बात सभी को समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा था कि किस दशा में वो स्टेबल होगा और किस दशा में वो अनस्टेबल होगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। किसमें होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या क्या होती है। बोलो भाई यहां तक सभी को पूरी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बूंद जिसका मास दिया है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम और इस पर चार्ज दिया है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ये दो हॉरिजॉन्टल प्लेटों के बीच स्टेबल इक्विलिब्रियम में लटकी है। प्लेटों के बीच का सेपरेशन 1 cm है। प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ये ड्रॉप हुज मास इज दिस इज द मास 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना। 4.8 इंटू 10⁻⁻10 -3, तो ये हो गया 4.8 इंटू 10⁻13 kg। वैसे आप अगर ग्राम में भी करोगे तो न्यूमेरिकल आ जाएगा। और चार्ज आपको दिया है Q इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम, ये आपको चार्ज दिया है। दो हॉरिजॉन्टल प्लेटों के बीच में ये ड्रॉप लटकी हुई है, ये प्लेट है, यहां पे ये ड्रॉप लटकी हुई है। ठीक, कोई ड्रॉप कब लटकेगी, जब इस पर एक फोर्स mg नीचे और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा, है ना। कोई भी एक ऑयल की ड्रॉप, ये मिल्कन का बेटा एक्सपेरिमेंट है, अगर कोई ऑयल ड्रॉप दो प्लेटों के बीच में लटका दी जाए, हॉरिजॉन्टली ऐसे लटका दी जाए, तो इस वाली बूंद पर या ड्रॉप पर एक ग्रेविटी फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी Fg, वो क्या होगा mg, वो होगा डाउनवर्ड। और दूसरा इसको हवा में टांगने के लिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए वो अपवर्ड लगेगा QE। और दोनों को अगर हम बराबर कर दें इक्विलिब्रियम में तो mg इज इक्वल टू क्या होता है QE, और यहां पर E इज इक्वल टू क्या होता है V/D।
इस वैल्यू को जब यहां रखोगे तो फार्मूला बनेगा mg बराबर qv बाई डी। mg बराबर qv बाई डी, और d को क्या बोला जाता है? प्लेटों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। तो ये फार्मूला आपका बन गया। और इस क्वेश्चन में आपसे प्लेटों के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है, तो v निकालना है ना? तो v निकालना है, तो v इज इक्वल टू बनेगा mg d अपॉन q। विभवांतर का फार्मूला क्या बनेगा बताओ? v इज इक्वल टू mg d बाई q। ये बन गया पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। तो दोनों प्लेटों के बीच में कितना विभवांतर हो, दोनों प्लेटों के बीच में अगर v विभवांतर होगा, v पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू वी बाई डी। बस इस v की वैल्यू को हम लोगों ने निकालने के लिए यहां वैल्यू को रखा, तो v बराबर आया m। बताओ m कितना है? m है 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 10, और ग्राम को आप चाहो तो कन्वर्ट कर लो। अगर बच्चों आप ग्राम को चाहें तो आप ग्राम को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? आप ग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं किलोग्राम में, जो हमने बदल के लिखा है, तो यहां -13 कर लेना। और g की वैल्यू 9.8, d क्या है? प्लेटों के बीच का सेपरेशन 1 cm, 1 सेंटीमीटर को बदल लो, ये देखो दिया है 1 सेंटीमीटर, मीटर में 10 टू दी पावर माइनस का 2, और अपॉन क्या दिया है? q। व्हाट इज द q? q इज द चार्ज, q इज द चार्ज। और चार्ज क्या है? आपको दिया है 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 80, ठीक है? इससे इसको कैंसिल कर देना, ये 2 हो गया, मल्टीप्लाई आप करा लो, 9.8 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर -13 और -2 माइनस का 15, और -18 ऊपर गया +18, तो ये आ गया 6, 19.6 इंटू 10 टू दी पावर 18 माइनस 5 माइनस का 3, ठीक है? 19.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3, और यूनिट क्या होगी बोलो? वोल्ट। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? जल्दी से बताएं सभी लोग, क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया है बेटा? ये प्लस का 3 होगा, 18 माइनस 15 है ना, ये प्लस का 3 होगा। इतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस काम करेगा। यहां तक सारी बातें समझ में आ गई? अगर धातु की 2 प्लेटें, 2 मेटल प्लेट्स आपको दी हो और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, ठीक है, और 2 प्लेटों के बीच में कोई भी चार्ज क्या है? इक्विलिब्रियम में, क्या करना उसको? क्यों? क्लियर हो गया? यहां तक पूरी बात सबको समझ में आ गई? 19.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट। यहां से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया है? यहां से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये फार्मूला सभी को क्लियर है? फिर से एक बार समझ लो, जैसे मान लो ये मेटल की प्लेट है एक है, और एक प्लेट ये है। इस वाली प्लेट को हम लोग कहते हैं P1 और इसको P2, और यहां पर कोई m मास की बॉल है, वो लटकी हुई है, इसका वेट है mg, और ऊपर की ओर फोर्स क्या है? QE, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस mg को बैलेंस करेगा तो ही ये ड्रॉप बैलेंस होगी इन इक्विलिब्रियम यानी साम्यता में। इन इक्विलिब्रियम यानी साम्यता में QE का मान mg के मान के बराबर होगा, ठीक है? और अगर कहीं E की जरूरत पड़ती है तो E बराबर क्या होता है? V अपॉन डी, ठीक है? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के बीच का विभवांतर, और D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के बीच की दूरी। यहां तक ये बात सभी को क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, है ना? आगे चल के यही कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ोगे? मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्कन ने एक तेल की बूंद को इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस किया, उसका ये कॉन्सेप्ट है। तेल की बूंद का जो मास है ऑयल ड्रॉप का वो m होता है, और g को क्या बोलते हो? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां तक सारे क्वेश्चन सभी को समझ में आ गए? भाई देखो कमेंट करके जरूर बताओ, जरूर कमेंट करके बताओ कि सारे क्वेश्चन तुमको समझ में आए कि नहीं आए। तो बच्चों यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 बिंदु आवेश +9e और +e, +9e और +e
एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, इनके बीच एक चार्ज क्यू को कहां रखें कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पॉइंट चार्ज हैं, 2 पॉइंट चार्जेस, एक प्लस 9e और प्लस ई, लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एक चार्ज है प्लस का 9e और एक चार्ज है प्लस का ई, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है वेयर शुड ए चार्ज क्यू बी प्लेस्ड बिटवीन देम सो दैट इट इज इन बैलेंस। इनको मिलाने वाली लाइन पर एक चार्ज कहां रखा जाए कि वो बैलेंस हो। ठीक है, हम लोगों ने कहा वो चार्ज यहां रख दो क्यों, तो ये बैलेंस होगा। एक क्वेश्चन आपने ऐसा ही लगाया है अगर आपको याद हो। यहां पर ये वाला चार्ज है प्लस का 9e और ये वाला चार्ज है प्लस ई, और ये डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। क्लियर, अब ये डिस्टेंस है x, तो ये होगी 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। फिर से डायग्राम देख लो, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं डायग्राम। ये चार्ज है प्लस का e और ये चार्ज है प्लस का 9e। ठीक है, और यहां पर चार्ज है q, और ये डिस्टेंस है बच्चों x, और ये है 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये बताओ, इस वाले चार्ज को अगर इक्विलिब्रियम में लाना है तो पहले तो फोर्स निकालो। पहले तो फोर्स की डायरेक्शन देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो प्लस 9e और प्लस q के बीच जो फोर्स लगेगा दैट इज F1, और प्लस e और प्लस q के बीच जो बच्चों फोर्स लगेगा दैट इज F2। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करें, प्लस का 9e और प्लस q के बीच में फोर्स F1 को निकाल लें। तो बोलो F1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 होता है ना, तो 9e ये Q1 हो गया, फिर Q ये Q2 हो गया, और R स्क्वायर का मीन्स क्या हुआ, x स्क्वायर। 9e और Q के बीच में फोर्स का फार्मूला ये हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब प्लस e और Q के बीच फोर्स, तो F2 इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e Q और अपॉन 16 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। कूलाम्स लॉ तो लिखना आता है ना सभी को, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला। अब चार्ज क्यू इक्विलिब्रियम में लाना है, फॉर इक्विलिब्रियम। और अभी मैंने आपको क्या बताया पीछे वाले न्यूमेरिकल में, कि अगर चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाना है तो F1 और F2 क्या होने चाहिए, इक्वल फ्रॉम ईच अदर। तो जब दोनों की इक्वल आप कराओगे तो ये जो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी उसको हटा दो, आपके पास में आएगा 9/x स्क्वायर, और इधर पर आएगा बोलो कितना, 1/16 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। दोनों तरफ का अंडर रूट ले लो, तो यहां पर आ गया 3/x, और यहां पर क्या आ गया बोलो, 1/16 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 48 माइनस 3x इज इक्वल टू x, तो 4x इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू आ गया 48/4। क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को कि नहीं आया, बताओ। क्वेश्चन ये कह रहा था कि तीसरे चार्ज Q को कहां पर रखें कि वो बैलेंस हो। तो इस थर्ड चार्ज Q को पहले वाले चार्ज से 12 सेंटीमीटर पे अगर रखोगे 12 cm पर, तो वो इक्विलिब्रियम या बैलेंस में होगा। अब यहां पर 9e और e के बीच की दूरी क्या थी, 16 सेंटीमीटर, और यहां से डिस्टेंस कितनी है 12, यानी प्लस e से डिस्टेंस कितनी बचेगी, 16 माइनस 12 यानी 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अगला सवाल देखो, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है जो 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक बूंद को बैलेंस कर सके।
तेल की बूंद को बैलेंस कर सके जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। देखो वही क्वेश्चन आ गया, एक ड्रॉप है, इस पे चार्ज है 3e, मास आपको दिया है 0.001 मिलीग्राम। मिलीग्राम को आप कन्वर्ट कर सकते हो 1 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। मिली में 10⁻³ और 1 2 3 ये पहले से, और इसको भी आप लोग लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁻9 किलोग्राम। ठीक है, पहले मिलीग्राम को ग्राम में बदल दिया, फिर ग्राम को किलोग्राम में। 1 ग्राम में 10⁻³ kg होता है ना, बस यहां से हम लोगों ने इसको चेंज कर लिया। अच्छा, चार्ज कितना है? चार्ज है 3e, 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इलेक्ट्रॉन चार्ज होता कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कितना आ गया 4.8 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आ गया ये क्यू। इतनी बात समझ में आ गई? और याद करो फॉर द इक्विलिब्रियम, अभी हम लोगों ने पीछे फार्मूला क्या पढ़ा है स्लाइड में, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करना है, संतुलित करना है, तो कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी? QE इज इक्वल टू mg। और यहां पे हमको क्या निकालना है? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E, तो E इज इक्वल टू आएगा mg अपॉन Q। m क्या है बच्चों? मास 10⁻⁻9, G की वैल्यू 9.8 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, और Q क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सॉरी चार्ज आपको ये दिया है 4.8 इंटू 10⁻⁻9। कर ले जाओगे? सभी लोग बताओ बेटा, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग अपने आप निकाल सकते हो। चलो, इसका आंसर अपने आप निकाल के सब लोग आंसर सेक्शन में कमेंट करना कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है। ठीक है, ग्राम को किस में बदल दोगे? किलोग्राम में। 0.01 मिलीग्राम, तो 1 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम, और ग्राम को किलोग्राम में 1 इंटू 10⁻⁻3 मिलीग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में 10⁻⁻6। ठीक है, और उसके बाद 10⁻⁻9 हो जाएगा यहां तक। चलो, इसका आंसर कमेंट करके सभी लोग बताना इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या आने वाला है। कर लोगे? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 पॉइंट चार्ज हैं, 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और 10 इंटू 10⁻⁻1019 कूलम, 1 मीटर के सेपरेशन पे हैं। इनको मिलाने वाली लाइन के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? बहुत आसान है, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको 0 दिखाना है। पहला चार्ज आपको क्या दिया है? 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। और दूसरा चार्ज बच्चों आपको क्या दिया है? 10 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 मीटर की दूरी पर है, तो R बराबर 1 मीटर आ गया। किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा? यहां मान लो 0, ये पॉइंट P है। तो इस वाले प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, और इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E2, और डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आवेश से दूर होता है ना, तो इस वाले चार्ज का ये फील्ड है E1, ये आवेश से दूर, अवे फ्रॉम चार्ज, और इस वाले चार्ज का ये फील्ड होता है E2, अवे फ्रॉम चार्ज। दिस इज पॉइंट, ठीक है। अच्छा, उसने कहा है कि एट विच पॉइंट ऑन द लाइन कनेक्टिंग, तो एक काम करो, यहां से ये डिस्टेंस लेट कर लो x है, x इस वाले चार्ज से, तो ये डिस्टेंस बच्चों कितनी हुई? 1 माइनस x, ठीक। अब बताओ E1 कितना आएगा? E1 इज इक्वल टू आएगा 9 इंटू 10⁻9, Q बाई आर स्क्वायर होता है ना, तो Q की जगह 5 इंटू 10⁻⁻19 और R स्क्वायर की जगह क्या रखोगे? x स्क्वायर।
और E2 क्या आएगा बताओ, E2 इज इक्वल टू आएगा 9 इंटू 10⁹9, और दूसरा चार्ज कितना है 10 इंटू 10⁻⁻19, और x की जगह क्या रखोगे 1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। और अगर हम लोगों को क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है, तो पहले तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने देखा कि दोनों E1 E2 अपोजिट इन डायरेक्शन है, और ई नेट को क्या करना है जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू क्या आएगा E1 माइनस E2। तो यहां से आप लोगों को मिलेगा E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है। और E1 E2 को आप आपस में इक्वल करो, जो पावर कैंसिल हो जाए बेटा उसको हटा दो। अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वैल्यू को यहां पुट करोगे, तो बताओ यहां पे क्या आएगा, पहले आएगा 5/x², आप लोग वैल्यू रख के कैंसिल कर लेना, थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 5/x², और इधर कितना आया 10/1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। इससे तुमने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 1/x², और यहां से आ गया 2/1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर। नए पेज में चलते हैं, यहाँ स्पेस कम है। हाँ, तो याद रखना जरा क्या आया था, 1/x² इज इक्वल टू 2/1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ पर ये आ गया 1/x, और यहाँ पर ये आ गया √2 इंटू 1 माइनस एक्स। आपने मल्टीप्लाई करा दिया, तो x√2 क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो ये आ गया x कॉमन 1 प्लस √2 और इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू आ गया 1/1 प्लस √2। ये वो सेपरेशन आ गया जिस सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बैलेंस होगा, यानी इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर। √2 की वैल्यू सभी लोग जानते हो, √2 की वैल्यू होती है 1.414। इस वैल्यू को आप रख करके अगर यहाँ सॉल्व कर लो, तो x इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1.414, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आप आंसर को यहीं तक छोड़ दो। ये रिजल्ट आपको क्या बता रहा है कि चार्ज हमेशा क्या आएगा, इतनी दूरी पर बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। किस चार्ज से, चार्ज आपको दिया है 5 इंटू 10⁻⁻19 से पॉइंट P की दूरी x है ना, ये x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, तो इस वाले चार्ज से 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आई है वो आई है 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से 1/1 प्लस √2 मीटर की डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्लियर। बोलो भाई, सभी को न्यूमेरिकल समझ में तो आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं किसी को, सारी बातें समझ में आ रही हैं, कर ले जाओगे अपने आप। एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है। इतनी मेहनत करो मन लगा करके, इतनी मेहनत करो कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो हमसे छूटना नहीं चाहिए। और देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये मान लो आप हर न्यूमेरिकल को लगा सकते हो। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से तैयार किया करो, तब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूरेनियम 9238 से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है। अल्फा पार्टिकल डिकेड एटम के सेंटर से इतनी दूरी पर है, तो अल्फा पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा। बहुत आसान है, एक यूरेनियम है, 92 परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर 238 मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, इससे एक अल्फा पार्टिकल निकलता है। सभी लोग जानते हो जब इससे अल्फा निकलेगा तो थोरियम बनेगा बेटा, और 92 घट करके हो जाएगा 90। याद है ना, अल्फा डीके केमिस्ट्री भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। और फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में आता है, आधुनिक भौतिकी में जब आप पढ़ोगे तो आपको बताया जाता है कि जब यूरेनियम से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो जो भी नया एलिमेंट बनेगा उसका जो जेड होता है वो 2 कम हो जाता है, और जो मास नंबर होता है उसमें 4 की कमी होती है। तो यहाँ पर मास नंबर आ जाएगा 234। क्लियर हो गया। यदि किसी क्षण अल्फा पार्टिकल विघटित परमाणु के केंद्र से इतनी दूरी पर हो, ये विघटित परमाणु है, इसके केंद्र से अल्फा पार्टिकल की दूरी, इसका मतलब ये जो नया एटम बन गया, ये एटम, इस पे चार्ज हो गया 90। इस बात को मत भूलना, ये डिकेड जो एटम है, विघटित परमाणु,
हिंदी में बोलते हो विघटित परमाणु, डिकेड एटम, या डॉटर न्यूक्लियस भी बोल सकते हो। इस पर चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का, जो चार्ज होगा किसी भी एटम पे जो चार्ज होता है ना वो जेड ई होता है। जेड को बोलते हो एटॉमिक नंबर और ई को इलेक्ट्रॉन का चार्ज, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। तो यहां पर देखो एटॉमिक नंबर 90 था ना, तो चार्ज आ गया 90, और यहां पे अल्फा है, अल्फा का चार्ज होता है 2e और बीच का सेपरेशन है। तो ये बच्चों आपको Q1 दिया है और ये आपको Q2 दिया है। तो कूलाम्स लॉ क्या होता है बोलो, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी को आप लोग लिखोगे F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, Q1 की जगह 90e और Q2 की जगह 2e अपॉन आर स्क्वायर। आर आपको दिया है, ये देखो न्यूमेरिकल में 9 इंटू 10⁻⁻15। यहाँ लिखोगे 9 इंटू 10⁻⁻15 का होल ऑफ स्क्वायर। कर कर ये कैलकुलेशन में जब इसको सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 10⁹ तो ये आ गया, 90 का 2 में मल्टीप्लाई तो 180, और e इंटू ई तो ई स्क्वायर, और ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 81 इंटू 10⁻⁻30। कर ले जाओगे, 9 से इसको कैंसिल कर देना बेटा, 9 आ गया, 9 से इसको कैंसिल कर देना 9 से, तो ये 20 आ गया। ठीक है, 20 आ गया, 20 लिखा है, कर लोगे अब। तो ये F इज इक्वल टू आ गया 20 इंटू, अच्छा ये देखो 1.6 का होल स्क्वायर 2.56। अब केवल पावर्स बची बेटा हमारे पास में, 10⁻⁻19 है ना, 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर -38। अच्छा ये 10⁻9 तो ये प्लस का, और नीचे -30 ऊपर गया प्लस का 30। बस इतना काम आपको करना है, वैल्यू को मल्टीप्लाई करा लेना, और ये कैलकुलेशन का पार्ट बेटा आप सॉल्व कर लेना, आंसर चेक करना, लगभग आएगा 512 न्यूटन। ठीक है, सभी लोग कैलकुलेशन को अपने आप स्वतः हल करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दें, पावर आपके पास में दिया गया है, पावर आप समझ रहे हो, ये देखो 30 है, ये 38 है, तो माइनस का 8 बचा और प्लस का 9, 9 माइनस 8 1, तो 10⁻1 ये 10 ही रहेगा। आप सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई कर ले जाओगे। बोलो, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो भैया एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तैयार जरूर कर लेना। ठीक, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तैयार जरूर कर लेना। यहां तक सारी बातें सबको समझ में आ गई? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लोगे ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में 3 चार्ज इन द गिवन डायग्राम 3 चार्जेस। देखो एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, 3 चार्ज ये। आपसे ये कह रहा है कि पूरे ट्रायंगल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताओ विद द डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा ये बताओ बच्चों, देखो ये ट्रायंगल है, ठीक, यहां पे चार्ज एक रखा है 2q, इसको मैंने लिख दिया q और q, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ये चार्ज है माइनस का q और ये चार्ज है माइनस का q। ये दूरी है a और ये दूरी है a और ये दूरी है a, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, तो सारी दूरियां a होंगी। अच्छा माइनस q प्लस q एक डाइपोल ये बना, और माइनस q प्लस q तो एक डाइपोल बेटा ये बना, लेकिन ये कोई डाइपोल नहीं है, क्योंकि माइनस क्यू कोई डाइपोल नहीं होता है ना। डाइपोल की पहचान क्या है, एक चार्ज होना चाहिए माइनस क्यू और दूसरा चार्ज होना चाहिए प्लस क्यू। तो एक डाइपोल तो ये बना माइनस क्यू प्लस क्यू, और एक डाइपोल ये बना माइनस क्यू प्लस क्यू, और डाइपोल मोमेंट होता है माइनस से प्लस। तो इस वाले का डाइपोल मोमेंट बेटा इधर आया, और डाइपोल मोमेंट हुआ P1 वेक्टर, और इस वाले का डाइपोल मोमेंट इधर आया बेटा, और ये हुआ P2 वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से रिप्रेजेंट करते हो ना, और P1 इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज हो गया Q और दोनों चार्जेस के बीच की दूरी तो A, यानी ये हो गया QA, और P2 इज इक्वल टू भी क्या होगा आपके पास में QA। बताओ कोई दिक्कत है किसी को?
ये देखो इस वाले का P1 P2 और इस वाले का P1, ये जो आपको दिख रहा है इसको मैं नेमिंग करते हैं ए, ये बी और ये सी। तो जो ए बी वाला डाइपोल है इसके लिए P1 है, तो देखो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण तो क्यू आ गया और दोनों के बीच का सेपरेशन ए। और याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या पड़ा था, ठीक है। एक मिनट बेटा जरा चार्जर लगा दें क्योंकि पावर ऑफ होने वाला है, ठीक है, बस जस्ट अ मिनट। ठीक है, लैपटॉप की बैटरी बंद होने वाली थी, चलाते पढ़ाते डिस्चार्ज हो गया है, अब ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को समझ में आया ये P1 P2 क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझो, समबाहु त्रिभुज में इक्विलैटरल एंगल में प्रत्येक कोण होता है बेटा 60 तो ये भी 60 होगा। अब आपकी ये वेक्टर प्रॉब्लम बन गई कि अगर दो वेक्टर P1 और P2, यहां से अलग से समझ लो, ये है P2 और ये है P1 और ये एंगल है 60। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 60 डिग्री पर हैं तो रिजल्टेंट आप अगर निकालोगे परिणामी, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, तो फार्मूला क्या लगाओगे, अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60। इसके दो मेथड है करने के, या तो कंपोनेंट तरीके से कर लो, P1 P2 को घटकों में बांट लो कंपोनेंट में साइन थीटा कॉस थीटा, और या तो वेक्टर प्रॉब्लम से कर लो जिसको तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा P1 P2 के वैल्यू बराबर है QA तो इसको P लिख सकते हो, ये P डैश है, तो P डैश इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, ये P1 P2 को जब P रखोगे तो 2P स्क्वायर हो जाएगा ना, और cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो P डैश बराबर आ गया अंडर रूट 3P स्क्वायर, और इसी को लिखोगे P डैश बराबर P रूट 3, ठीक है। और P का फार्मूला है क्या, P है क्या यहां पर, हेयर P1 और P2 दोनों इक्वल हैं, इसी को P माना है हम लोगों ने, तो जो P1 की वैल्यू है वही P की वैल्यू है, या जो P2 की वैल्यू है वही P की वैल्यू है। तो P1 P2 क्या है आपके पास, ये देखो लिखा हुआ, ये P1 और ये P2, P1 की वैल्यू है QA, इसलिए क्वेश्चन का आंसर आ गया रूट 3 QA। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, और वैसे तो आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबको समझ में आ गया। अब इसके दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं, आप इसको अपने आप लगा लें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आई होप सभी लोग जानते हो इस बात को। इतने कूलाम मीटर का एक डाइपोल है तो ये P हो गया, है ना। इतने वोल्ट पर मीटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है बेटा तो ये E हो गया, और 30 डिग्री पर झुका है। पोटेंशियल एनर्जी बताओ और टॉर्क बताओ। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का, U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। डाइपोल की एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, माइनस पी कॉस थीटा। तो माइनस और P की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10 टू दी पावर -8। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 2 इंटू 10 टू दी पावर 5, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस 30। ठीक है, सॉल्व कर लोगे अपने आप। चलो सॉल्व करके सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना, क्वेश्चन नंबर डालना, क्वेश्चन नंबर 16
आंसर नंबर 1 इज दिस, ऐसे करके लिखना, आंसर नंबर 2 इज दिस। कर लोगे अपने आप, इतना तो काम कर ही सकते हो। और फिर कह रहा है बलयुग्म का आघूर्ण बताओ, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, तो टाउ आपको निकालना है, और टाउ इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा। आप पी की वैल्यू को क्या रखोगे, 2 इंटू 10⁻⁻8, ई की वैल्यू को क्या रखोगे, 2 इंटू 10⁵, ठीक है, और साइन थीटा को आप क्या रखोगे, साइन 30। मैंने आपको हिंट दे दिया है। सभी बच्चे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। कर लोगे इतना काम, अपने आप आपको करना है, ठीक है, आंसर में लिखना। और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूला करो, लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो, और सेशन को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन में लाओ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लो। अगला ये क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है, आपको अपने आप लगाना है। 2 चार्जेस दिए हैं, इतनी दूरी पर आपको दिए हैं, डाइपोल मोमेंट आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका HW या होमवर्क। आप इतना ज्ञान अर्जित करें कि आपका जीवन सफलताओं के प्रकाश से रोशन हो जाए बेटा, ठीक है। ईश्वर से मेरी यही शुभकामना है। तो सभी बच्चे इतनी धुआंधार तैयारी करें कि आप, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम में, और जो बच्चे बेटा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो कंपटीशन एग्जाम में जरूर सफल हों, और अपने माता पिता का नाम आप रोशन करें। खुशियों के दिए आपके जीवन में जलें, इंस्पिरेशन करो, क्लास की तैयारी करो, ठीक है, और मन लगा के बच्चों को लिखो। और हाँ, सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आपकी ये क्लासेस का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन आपका भी समर्थन बहुत जरूरी है, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब भी करो और दूसरों से भी कराओ, ठीक है। अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, जिससे सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। लाइक एंड शेयर। तो बच्चों, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। कमेंट करके बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। आगे की ओर आप जीवन में निरंतर बढ़ते रहें और तैयारी को मन लगा के बच्चों करते रहें, ठीक है। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सभी को अच्छे ढंग से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में बच्चों आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।